नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग NIOS की माध्यमिक कक्षा यानी हाई स्कूल का अर्थशास्त्र विषय पढ़ रहे हैं। तो इस विषय के अंतर्गत हम लोग मॉड्यूल 6 में हैं, जिसका कि शीर्षक है अर्थशास्त्र में आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण और विश्लेषण। तो इसमें हम ये पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से अर्थशास्त्र में या सामान्य रूप से भी आंकड़ों को किस प्रकार से संकलित किया जाता है, फिर उसका प्रस्तुतिकरण कैसे करते हैं और अंत में उसका विश्लेषण कैसे किया जाता है। उसकी सहायता से किस प्रकार से हम कुछ उसका मतलब निकालते हैं या विश्लेषण करते हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग अध्याय 17 पढ़ रहे हैं अभी, जिसका कि शीर्षक है आंकड़ों का संकलन और प्रस्तुतिकरण। तो इसके अंतर्गत हमने कुछ जो टॉपिक्स थे वो पिछले वीडियो में कवर कर लिए थे। जो बाकी के जो आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इसको प्रारंभ करने से पहले फिर आप लोगों से एक बार अनुरोध है कि आप लोग हमारे इस चैनल को, हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने परिचितों, ऐसे लोग जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, उनके साथ अवश्य शेयर करिए ताकि वो लोग भी हमारी इस पहल का लाभ ले सकें। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं, पुनर्कथन कर लेते हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था। हमने सबसे पहले जाना था कि आंकड़ों का अर्थ क्या होता है, आंकड़ों की क्या विशेषताएं होती हैं, अर्थशास्त्र में आंकड़ों का क्या महत्व है, किस प्रकार से अर्थशास्त्र में आंकड़े मदद करते हैं, आंकड़ों के प्रकार क्या होते हैं। इसके अंतर्गत हमने प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़ों के बारे में जाना था। प्राथमिक आंकड़ों के संकलन की करने की विधियां जानी थी। फिर हमने द्वितीयक आंकड़े पढ़े थे क्या होते हैं। तो इसमें एक बहुत जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है प्राथमिक आंकड़ों के संकलन करने की विधियां। ये अक्सर आपके जो परीक्षा है उसमें आता है, तो इसको मैं एक बार फिर दोबारा से आपको बता देता हूँ। जो हमने इसकी विधियां पढ़ी थी, पहली विधि हमने पढ़ी थी प्रत्यक्ष वैयक्तिक अनुसंधान, मतलब जो पर्सनल इंटरव्यू जिसको आप इंग्लिश में बोलेंगे। तो इसके अंतर्गत जो रिसर्चर होता है, जो अनुसंधानकर्ता होता है, वो जाता है और उत्तरदाता से उत्तर प्राप्त करता है, उससे कई सारे सवाल पूछता है, उनको नोट करके लाता है। इस प्रकार से रिसर्च करता है या अनुसंधान करता है। दूसरा होता है अप्रत्यक्ष अनुसंधान, जिसमें वो तीसरी पार्टी से, किसी तीसरे पक्ष से, जो जिसका कि उसको जिसके बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है उसके बारे में जानकारी उपलब्ध करवाता है। तो वो किसी तीसरे पक्ष की इसमें सहायता लेता है, इसलिए इसको अप्रत्यक्ष बोलते हैं, मतलब ये इनडायरेक्ट होता है। तीसरा प्रकार था संवाददाता द्वारा, जैसे कि न्यूज़पेपर या टीवी चैनल वाले लोग करते हैं। चौथा जो था वो था डाक प्रश्नावली द्वारा। इसमें एक प्रश्नावली बना के दे दी जाती है और जो जिसको प्रश्नावली दी जाती है वो अपनी जो उसके अंदर सूचना है वो भर के दे देता है, उन प्रश्नों का उत्तर दे देता है और डाक द्वारा उसको भेज देता है। इसी प्रकार से एक था अनुसूची द्वारा। तो अनुसूची द्वारा में क्या था, आप अपने एजेंट भेजते हैं वहां पर, वो एक सूची लेके जाता है और वो उनसे सवाल पूछता जाता है और उस सूची में नोट करता जाता है। ठीक है, तो ये आप एक बार फिर दोबारा से उस वीडियो को देख लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था। द्वितीयक आंकड़े हम पढ़ रहे थे। तो द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं, जब हम उन आंकड़ों का प्रयोग करते हैं जो दूसरों के द्वारा पहले से ही संकलित होते हैं, तो उनको हम द्वितीयक आंकड़े बोलते हैं। तो आंकड़े उस एजेंसी के लिए प्राथमिक होते हैं जो उनको पहली बार संकलित करती है, और जो बाकी लोग उसको यूज करते हैं उन डेटा को या उन आंकड़ों को, वो उनके लिए द्वितीयक आंकड़ों की तरह काम करते हैं। तो द्वितीयक आंकड़ों के स्रोत क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ से द्वितीयक आंकड़े आप जुटा सकते हैं, कहाँ से आपको डेटा मिल सकता है, सेकेंडरी डेटा जिसको बोलते हैं, जैसे समाचार पत्रों की प्रकाशित रिपोर्ट है। समाचार पत्रों में कई सारी रिपोर्ट प्रकाशित होती हैं, उसकी सहायता से आप लोग अपने रिसर्च के लिए उसके जो डेटा को यूज कर सकते हैं, जिसको कि आप सेकेंडरी डेटा बोलेंगे। ऐसे ही भारतीय रिजर्व बैंक भी कुछ पत्रिकाएं निकालता है, या कॉलेज की पत्रिकाएं होती हैं, उनमें भी कई सारी जानकारियां होती हैं जो कि द्वितीयक आंकड़ों के रूप में प्रयोग में लाई जा सकती हैं। ऐसे ही व्यापार संघों के प्रकाशन, जो कई सारे जो व्यापारी होते हैं वो मिलके संघ बनाते हैं, व्यापार संघ जिसको बोलते हैं, उनकी एक यूनियन होती है। तो वो जो यूनियन होती है वो अपने हकों के लिए तो लड़ती है, उसके साथ साथ वो जो मार्केट है या बाजार है उसके संबंध में कई सारी जानकारियां छापती है, कई सारी जानकारियां प्रकाशित करती है। तो उन प्रकाशनों से भी आप द्वितीयक आंकड़े जुटा सकते हैं। इसी प्रकार से जो बहुत सारी जो कंपनियां होती हैं उनकी वार्षिक रिपोर्ट अवेलेबल होती है इंटरनेट पर, उसको जिसको इंग्लिश में एनुअल रिपोर्ट बोलते हैं। उसमें जो वित्तीय आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं उनकी मदद से भी आप द्वितीयक आंकड़े ले सकते हैं। अगर आपको किसी कंपनी के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है तो आप सीधा उसकी वेबसाइट पर जाएं। उसकी वेबसाइट में एक इन्वेस्टर या निवेशक के लिए एक
टैब होता है, इसको आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप उसकी एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं और इससे जो आपको उसके फाइनेंशियल डेटा है वो मिल जाएगा, जिसको कि आप एनालाइज कर सकते हैं, जिसका विश्लेषण आप कर सकते हैं और उसकी सहायता से आप उस कंपनी की जो वित्तीय सेहत है उसके बारे में पता लगा सकते हैं। ऐसे ही सेबी के प्रकाशनों में प्रकाशित आंकड़े, सेबी बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को, जो ये केंद्रीय प्रतिभूति बोर्ड होता है, इसके अंतर्गत ये सारी जो जितनी भी कंपनियां जो लिस्टेड होती हैं, जो कि जिनका की जो शेयर बाजार में जिनके की शेयर उपलब्ध होते हैं बेचने खरीदने के लिए, तो उन सब के जो आंकड़े हैं वो सेबी प्रकाशित करता है। वहां से भी आप डेटा जुगाड़ सकते हैं, डेटा जुटा सकते हैं। इसी प्रकार से कई सारे सरकारी प्रकाशन जो सरकार है उसकी वेबसाइट्स पे या उन कार्यालयों में भी आपको उनके प्रकाशन जो निकलते हैं, उनकी मैगजीन्स छपती हैं, वहां से भी आप वित्तीय आंकड़े जुटा सकते हैं। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक, इनके भी प्रकाशन इनकी वेबसाइट पे या इनके ऑफिसेज में उपलब्ध होते हैं, जिनकी की सहायता से आप जो द्वितीयक आंकड़े हैं वो जुटा सकते हैं। इसी प्रकार से और अन्य कई प्रकार के सोर्स हैं जिससे कि आप ले सकते हैं। तो ये तो थी प्रकाशित जो छपते हैं, कहीं छपे हों। इसके अलावा अप्रकाशित रूप से भी द्वितीयक आंकड़े हो सकते हैं। कैसे? सरकारी विभागों की आंतरिक रिपोर्ट, जो सरकारी विभागों की आंतरिक रिपोर्ट होती है, जो इंटरनल रिपोर्ट इसको बोलेंगे आप, जो कि उनके अंदर सर्कुलेशन के लिए होती है, वो कहीं छपती नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके माध्यम से भी अगर वो किस प्रकार से आप उसको ले पाएं, हो सकता है आप सूचना के अधिकार से उसको ले पाएं, तो वहां से भी आप द्वितीयक आंकड़े जुटा सकते हैं। इसी प्रकार से संस्थाओं द्वारा रखे गए रिकॉर्ड जो उनके पास उनके लाइब्रेरीज में होते हैं, उन रिकॉर्ड से भी आप द्वितीयक आंकड़े ले सकते हैं। ऐसे ही विश्वविद्यालय में छात्रों द्वारा तैयार अनुसंधान रिपोर्टें, ऐसी रिपोर्टें जो कि कहीं पर भी प्रकाशित नहीं हुई हैं, ठीक है, तो वहां से भी आप द्वितीयक आंकड़े जुटा सकते हैं, क्योंकि छात्र कई बार बहुत काम के जो आंकड़े हैं वो जुटा लेते हैं। अगला टॉपिक है वो है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। तो अभी तक तो हमने बात करी है केवल आंकड़ों के संकलन की, कि आंकड़े किस प्रकार से इकट्ठा किए जाते हैं, डेटा का कलेक्शन कैसे होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और डेटा के प्रेजेंटेशन या डेटा के प्रस्तुतिकरण के बारे में बात करते हैं। तो सूचियों और प्रश्नावली के रूप में संकलित आंकड़े स्वतः स्पष्ट नहीं होते हैं। जो हमने संकलित किए आंकड़े वो उनसे कोई मतलब हम निकाल नहीं पाते हैं। वे क्या होते हैं? वे शुद्ध आंकड़ों के रूप में होते हैं। वो रॉ डेटा होता है, ठीक है ना, प्योर डेटा है, उसको आप कहीं यूज कर सकते हैं। तो उनको अब आपको क्या बनाना है? उनको अर्थपूर्ण बनाना है, उनसे कुछ अर्थ हासिल करना है, ठीक है ना। तो इन्हें अर्थपूर्ण बनाने के लिए इन्हें प्रस्तुत करने योग्य बनाना पड़ता है, ठीक है। तो जो आपको रॉ डेटा मिला है उसको अब आप अर्थपूर्ण बनाएंगे, उसका कुछ मीनिंगफुल बनाएंगे उस डेटा को। तो इसके लिए आपको आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण करना पड़ता है, तो जो कि दो प्रकार से होता है। पहला है वर्गीकरण और सारणीयन, ठीक है। दूसरा है सारणीयन। जो वर्गीकरण को बोलते हैं इंग्लिश में क्लासिफिकेशन, और सारणीयन को बोलते हैं टैब्यूलेशन, मतलब टेबल के फॉर्म में उसको दिखाना आंकड़ों को। ये आंकड़ों को क्रम के अनुसार प्रस्तुत करने के मौलिक उपकरण है। तो इनकी सहायता से हम आंकड़ों को क्रम के अनुसार, नंबर वाइज, ठीक है ना, मतलब छोटे से बड़े की ओर या बड़े से छोटे की ओर। तो इसके जो सबसे पहला जो सेक्शन इसमें आता है वो है वर्गीकरण। तो वर्गीकरण क्या होता है? वर्गीकरण आंकड़ों को उनकी समानता और निकट संबंध के अनुसार वर्गों और समूह में व्यवस्थित करने की एक प्रक्रिया है। तो इसमें क्या होता है? इसमें डेटा को, जो दो डेटा एक जैसे होंगे उनको एक साथ रखेंगे, और जिनके अंदर जो निकट संबंध हैं, जो कि एक दूसरे से संबंधित हैं, उनको भी एक साथ रखेंगे। तो इस प्रकार से हम उनको अलग अलग वर्गों और समूहों में व्यवस्थित कर देंगे। तो इसी को क्या कहेंगे? वर्गीकरण कहेंगे आंकड़ों का, या डेटा का क्लासिफिकेशन कहेंगे। तो बड़ी संख्या में आंकड़े अपने मूल रूप में शुद्ध आंकड़े कहलाते हैं, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अब जब हम बात करते हैं तो अब आता है नया टर्म, उसको बोलते हैं चर, या उसको बोलेंगे इंग्लिश में वेरिएबल। तो चर क्या होता है? जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय या आकार की मात्रा के रूप में किया जा सकता है तो उसे चर कहते हैं, ठीक है ना। अगर वर्गीकरण को हम समय या आकार की मात्रा के अनुसार कर रहे हैं, उस रूप में कर रहे हैं, तो उसको चर कहेंगे। जैसे ऊंचाई, वजन, लंबाई, दूरी, ये सब चरों के उदाहरण है, ठीक है ना। तो जैसे दूरी को आप कई बार दिखाते हैं कि इतने घंटे का समय आपको लगता है, ठीक है ना। ऊंचाई है, ऊंचाई आप आकार से बता सकते हैं, ठीक है ना। वजन को भी एक प्रकार से आप किलोग्राम में या इस तरीके से दिखाते हैं। तो ये सब जो है ये चरों के उदाहरण, ये क्या है? सारे वेरिएबल्स के एग्जाम्पल हैं।
तो चर जो होते हैं या वेरिएबल जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट और दूसरा होता है कंटिन्यूअस, जिसको हिंदी में बोलते हैं विच्छिन्न या अविच्छिन्न। विच्छिन्न का मतलब है छितरा हुआ, ठीक है ना, अलग अलग बटा हुआ, ठीक है ना, जिसको कि आप तोड़ नहीं सकते, ठीक है ना, उसको आप छिन्न नहीं कर सकते, ठीक है ना, विच्छिन्न है वो। तो जो विच्छिन्न चर होंगे उनको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तोड़ नहीं पाएंगे, वो 1 2 3 मतलब पूर्ण संख्या में होगा। जो अविच्छिन्न होंगे वो कंटिन्यूअस कहलाएंगे, वो उसको आप तोड़ सकते हो, वो दशमलव में भी हो सकते हैं, मतलब वो उसको आप पार्ट्स में दिखा सकते हो, ठीक है ना, एक है अगर तो एक को डिवाइड करके आप आधे आधे के दो दिखा सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से चर दो प्रकार के होते हैं। तो विच्छिन्न चरों का आमतौर पर एक विशिष्ट मूल्य या माप होता है, क्योंकि इनको आप छिन्न नहीं कर सकते, इनको आप तोड़ नहीं सकते, ये होते हैं विच्छिन्न। तो उदाहरणार्थ इसका उदाहरण है प्रति परिवार बच्चों की संख्या। अब जो बच्चों की संख्या है, बच्चे घर में या तो एक होंगे, दो होंगे, तीन होंगे, चार होंगे, ठीक है, बीच का इसमें से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, 1.5 नहीं हो सकता, आधा नहीं हो सकता, 2.5 नहीं हो सकता, 3 के बाद 3.5 नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको टुकड़ों में बांटा नहीं जा सकता, जो विच्छिन्न चर होंगे उनको टुकड़ों में बांटना संभव नहीं है। जैसे एक टेबल में आपको इन्होंने दिखा रखा है किताब में, इसमें क्या है, इसमें परिवारों की संख्या दी है और प्रति परिवार बच्चों की संख्या दी है। तो प्रति परिवार मतलब किस एक, जैसे इस परिवार की बात करें तो इस परिवार में केवल 0 बच्चे हैं, तो ऐसे कितने परिवार हैं, ऐसे 4 परिवार हैं जहां पर कि कोई भी बच्चा नहीं है। एक बच्चे के साथ 8 परिवार हैं, 2 बच्चों के साथ 20 परिवार हैं, 3 और 38 परिवार ऐसे हैं जिनके 3 बच्चे हैं, और 10 परिवार ऐसे हैं जिनके 4 बच्चे हैं, ठीक है। तो यहाँ कहीं पर भी जो ये बच्चों की संख्या है इसको आप बीच में डिवाइड नहीं कर सकते, इसको टुकड़ों में नहीं बांट सकते हैं, ठीक है। तो जैसे प्रति परिवार बच्चे जो 0 जिनके कोई बच्चे नहीं हैं, ऐसे परिवार 4 हैं, तो ये जो 4 है ये इसकी आवृत्ति कहलाएगी, ठीक है ना। तो 0 जो चर है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 है। ऐसे ही एक बच्चे वाले 8 परिवार हैं, मतलब 8 बार ये, मतलब आप कह सकते हैं आप उसको 8, मतलब 8 ऐसे परिवार हैं जिनके कि एक ही बच्चा है, तो यहाँ एक बच्चे की संख्या के साथ 8 जो परिवार हैं वो आवर्ती कहलाएगी, ठीक है, जो 8 है। इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे उदाहरण में। अब जो दूसरा चर है वो है विच्छिन्न चर, ठीक है ना। तो अविच्छिन्न चर में अपने पैमाने और नाप में निरंतरता होती है। जैसे अब अविच्छिन्न क्या है, जिसमें कि आप तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो अविच्छिन्न चर में क्या होता है, अपने पैमाने, जो अविच्छिन्न का मतलब है कंटिन्यूअस, ठीक है ना, तो चर में अपने पैमाने और माप में निरंतरता होती है, ठीक है ना, मतलब एक कंटिन्यूटी होती है, एक निरंतरता होती है। जैसे ऊंचाई, वजन, लंबाई, दूरी, तो ऊंचाई के आपका जैसे मीटर में अगर आप ले रहे हैं, तो अगर 1 मीटर है और 2 मीटर है तो उसके बीच में आपको 1.5 मीटर भी हो सकता है, 1.6, 1.7, 1.8, इस प्रकार से एक निरंतरता एक रहती है, इसको आप बीच में तोड़ सकते हो। तो अविच्छिन्न चर क्या होते हैं, प्राय अविच्छिन्न श्रृंखला में रखे जाते हैं। जो इनकी सीरीज बनती है वो अविच्छिन्न सीरीज बनती है, जैसे नीचे दिया गया है। तो एक सीरीज दिखा रखी है, अभी सीरीज क्या होती है ये आप अभी आगे जानेंगे। तो यहाँ पहले जो खाना है उसमें ऊंचाई दिखा रखी है, ऊंचाई ये है 60 इंच से लेके 62 इंच तक, ये एक डैश रह गया है, 60 इंच से 62 इंच, दो ये जो चिन्ह होता है ये इंच का चिन्ह होता है, ठीक है। तो ये है 60 इंच, ये है 62 इंच, तो 60 से 62 के बीच में यहाँ 100 जो सिपाही हैं उनकी जो हाइट है वो 60 से 62 के बीच में है। ऐसे ही जो 200 सिपाही हैं उनकी जो हाइट है वो 62 से 64 के बीच में है, ठीक है। तो ये जो सिपाहियों की संख्या है, जैसे पिछले एग्जाम्पल में था बच्चों की संख्या दे रखी थी और परिवारों की संख्या दे रखी थी, तो यहाँ ऊंचाई के सापेक्ष जो सिपाहियों की संख्या है ये इसकी आवृत्ति कहलाएगी, ठीक है ना। तो 60 से 62 के बीच की जो आवृत्ति है वो है 100, ऐसे 100 सिपाही आएंगे जो कि इस जो 100 सिपाही हैं उनकी जो ऊंचाई है वो इसके बीच में पड़ेगी, ठीक है ना, इस जो सीमा है इसके बीच में आएगी। ऐसे ही 62 से 64 के बीच 200 हैं, 64 से 66 के बीच 110, और 66 से 68 इंच के बीच 80 सिपाही आएंगे, ठीक है ना। तो जो अधिकतम जो फ्रीक्वेंसी है, जो आवृत्ति है वो इस वाले खाने की है, मतलब 62 से 64 इंच के बीच में सबसे ज्यादा सिपाही आते हैं। अब है गुण।
तो गुण क्या होते हैं? गुण दिखाते हैं प्रॉपर्टी को, जिसको इंग्लिश में आप एट्रीब्यूट्स कहते हैं। तो जब आंकड़ों को समय अथवा आकार के परिमाण में वर्गीकृत नहीं कर सकते आप, तो इसे गुण कहा जाता है। ठीक है ना, जब आप उसको समय या आकार के परिमाण में या उनके रूप में नहीं दिखा सकते तो उसको आप कहते हैं गुण। जैसे सौंदर्य, ठीक है ना, सुंदरता, उसको आप कोई पैमाना नहीं दे सकते, कोई स्केल नहीं दे सकते। ठीक है, ऐसे ही बहादुरी, योग्यता, सुस्ती, ठीक है ना, तो ये सब जो है ये सब एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं या गुण कहलाते हैं। गुणों की गहराई से जांच नहीं की जा सकती। ठीक है ना, आप एक दो चीज तो रख सकते हैं, लेकिन पूरा उसको आप गहराई से उसको जांच नहीं सकते। एक सीमित उद्देश्य के अध्ययन के लिए इनकी केवल गिनती की जा सकती है। ठीक है, इनको फर्दर ज्यादा गहराई से नहीं जांचा जा। अगला है सांख्यिकी श्रृंखला। तो अब हम बात करेंगे श्रृंखला की। तो सांख्यिकी में 3 प्रकार की श्रृंखलाएं होती हैं जिनमें आंकड़ों को व्यवस्थित करते हैं, ढंग से लगाते हैं, अरेंज करते हैं। तो वो कौन कौन सी श्रृंखला होती है? पहली होती है व्यक्तिगत श्रृंखला, जिसको कि बोलते हैं इंग्लिश में इंडिविजुअल सीरीज। दूसरी है विच्छिन्न श्रृंखला, जो कि हमने पढ़ा था डिस्क्रीट सीरीज। और तीसरी है अविच्छिन्न श्रृंखला, यानी कि कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, तो ये किस प्रकार से होती है? पहली है व्यक्तिगत श्रृंखला। इसमें क्या है, इस प्रकार की श्रृंखला में मदों को व्यक्तिगत रूप से उनके मूल्यों के अनुसार दर्शाया जाता है। तो जो मद होंगे या जो चर होंगे, तो प्रत्येक मद का अलग और व्यक्तिगत अस्तित्व होता है। बड़ी संख्या में आंकड़े अपने मूल रूप में शुद्ध आंकड़े या अव्यवस्थित आंकड़े कहलाते हैं। ठीक है ना, तो व्यक्तिगत आंकड़े, जो व्यक्तिगत श्रृंखला है वो सबसे रॉ वाली श्रृंखला है, सबसे पहले नंबर की श्रृंखला व्यक्तिगत श्रृंखला है। किंतु जब उन्हें बढ़ते या घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाता है तो उसे सरणी कहते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है कि 20 विद्यार्थियों द्वारा अर्थशास्त्र में 100 में से ये अंक दे रखे हैं। ठीक है ना, 20 विद्यार्थियों के, तो ये किसी क्रम में लगे हुए नहीं है। ठीक है ना, तो ये अव्यवस्थित आंकड़े हैं। कैसे हैं? अव्यवस्थित हैं। इनको व्यवस्था के रूप से लगाया नहीं गया है। यहाँ 40 है, इसके 50 है, फिर 45, 60, 50, 80, 75, 50, तो ये एक क्रम में लगे हुए नहीं है। अब अगर हम इनको व्यवस्थित तरीके से लगा दें, जैसे बढ़ते हुए क्रम में लगा दें, तो ये हो गया 35। हमने सबसे कम वाले मार्क्स से शुरू किया और फिर हम बढ़ाते हुए उसको ले गए 35, 40, फिर 47, 48, 50, 50, 50, फिर 55, 57, 60, इस प्रकार से हम 90 तक पहुंच रहे हैं। तो ये क्या है? बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित है। ठीक है ना, ये सारे जो अंक हैं ये 100 में से मिले हुए अंक हैं अलग अलग विद्यार्थियों के। तो सबसे कम जो अंक मिले हैं, अब आप केवल इस श्रृंखला को देखकर, जो ये ढंग से व्यवस्थित तरीके से लगाई हुई श्रृंखला है, उसको देख के बता सकते हैं कि सबसे कम अंक किसके हैं और सबसे ज्यादा अंक किस विद्यार्थी के हैं। ठीक है ना, इसी प्रकार से आप इसको चाहें तो घटते हुए क्रम में भी लगा सकते हैं। अब आपने 90 वाले अंक को सबसे पहले ले लिया और उसके बाद उसको कम करते चले गए। ठीक है ना, कम के रूप में व्यवस्थित करते हुए चले गए, तो सबसे आखिरी में क्या आ गया? 35 नंबर वाला विद्यार्थी आ गया। ठीक है, तो ये है घटते हुए क्रम में और ये है बढ़ते हुए क्रम में। इनको आरोही और अवरोही बोलते हैं हिंदी में। तो अगला है विच्छिन्न श्रृंखला, मतलब डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज में क्या होती है? इस प्रकार की श्रृंखला को चरों को में क्या होता है, इस प्रकार की श्रृंखला में चरों को निश्चित अंतर के साथ क्रम से उनकी आवृत्तियों, जो आवृत्ति बताई थी कि कितनी बार रिपीट हो रही है कोई चीज, वो उसकी आवृत्ति होती है, के अनुसार तैयार किया जाता है। आवृत्ति से अभिप्राय किसी मद या मूल्य की पुनरावृत्ति से है, उसके रिपीटिशन से है, मतलब कितनी बार वो जो मूल्य है या मद है वो रिपीट हो रहा है। जैसे अगर आप पिछले एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ जो 40 जो नंबर थे ये कितनी बार रिपीट हो रहे हैं? 2 बार। तो यहाँ 40 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। 40 की आवृत्ति 2 है। ऐसे ही 50 कितनी बार आ रहा है? 1, 2 और 3 बार। तो 50 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो 50 की आवृत्ति है वो 3 है और 40 की आवृत्ति 2 है। ठीक है ना, तो यदि एक विशेष मूल्य x आंकड़ों के समूह में 4 बार आता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया 40 2 बार आ रहा था, तो x की आवृत्ति 4 होगी। ठीक है ना, तो अगर वो 40 4 बार आ रहा होता तो उसकी आवृत्ति कितनी हो जाती? 4 हो जाती। ठीक है, सैद्धांतिक रूप में इस प्रकार की श्रृंखला केवल एक विच्छिन्न चर के लिए ही तैयार की जाती है। ठीक है, जैसे ये विच्छिन्न श्रृंखला का एक उदाहरण दे रखा है, ये जो अभी हमने देखा था, ये अंक दे रखे हैं, तो 30 जिसको अंक मिले हैं, ये दूसरी एक डेटा की बात हो रही है, दूसरे आंकड़े की बात हो रही है। तो 4 विद्यार्थियों को 30 अंक मिले हैं, 6 विद्यार्थियों को 40 अंक मिले हैं, 10 विद्यार्थियों को 50 अंक मिले हैं, ऐसे ही 60 अंक पाने वाले 20 विद्यार्थी हैं। इसका मतलब है कि 60 की जो फ्रीक्वेंसी है, 60 की जो आवृत्ति है वो कितनी है? 20 है।
ऐसे ही 70 की आवृत्ति 10 है, 90 की आवृत्ति 4 है। ठीक है, तो ये कुल मिला के आप समझे होंगे कि आवृत्ति किसको बोलते हैं, और ये एक विच्छिन्न श्रृंखला का उदाहरण है। ये एक डिस्क्रीट सीरीज दिखाई गई है। ठीक है ना, तो इसमें केवल एक ही चर आपने दे रखा है, एक ही मूल्य दे रखा है 30। यहाँ 31, 32, 33, 34, 35 से लेके 39 तक कुछ नहीं है। ठीक है ना, केवल 30 अंक प्राप्त करने वाले 4 लोग हैं। ठीक है ना, यहाँ केवल 30 और केवल 30 की बात हो रही है, 30.5 की बात भी नहीं हो रही है और 30.1 की बात भी नहीं हो रही, केवल और केवल 30 की बात हो रही है। तो ये विच्छिन्न का उदाहरण है। ठीक है ना, डिस्क्रीट का उदाहरण है। अगला है अविच्छिन्न श्रृंखला या कंटिन्यूअस सीरीज। तो इस प्रकार की श्रृंखला में क्या होता है, आवृत्ति को उनके संबंधित चरों के समूह में रखा जाता है। ठीक है ना, ये कंटिन्यूअस सीरीज होती है। तो इसमें क्या होता है, उसमें जो उसमें समूह बना दिया जाता है, चरों का एक समूह बनाया जाता है और उसके साथ रखकर ये तैयार की जाती है, जिन्हें समूह में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे नीचे दिखाया गया है। तो इसमें क्या है, इसमें 0 से 10 के बीच की जो नंबर हैं, जो किसी के भी जो मार्क्स आए हैं, जिसको कि हम एक्स से दिखा रहे हैं, तो 0 से लेके 10 मार्क आए हैं कितने विद्यार्थियों के, 7 विद्यार्थियों के मान लो। ठीक है ना, 10 से 20 मार्क आए हैं 13 विद्यार्थियों के। तो ये 50 नंबर का पेपर था, जिसमें से ये मार्क या अंक आए हुए हैं मान लीजिए। ठीक है, ऐसे ही जो 20 से 30 अंक हैं वो है 20 विद्यार्थियों के, और 30 से 40 अंक हैं 13 विद्यार्थियों के, और 40 से 50 अंक हैं 7 विद्यार्थियों के। तो जैसे 7 विद्यार्थियों के 40 से 50 अंक है, तो 40 भी हो सकते हैं, 41 भी, 42 भी, 43 भी, 44 भी, 45 भी और 50 तक। ठीक है ना, तो उन ऐसे 7 विद्यार्थी हैं जिनके की 40 से 50 के बीच में अंक हैं। तो ये है क्या है, एक कंटिन्यूअस सीरीज है। इसमें क्या है, इसमें 40.5 भी हो सकता है और 49.5 भी हो सकता है। तो इसको आप बीच में भी जितने अंक आए होंगे वो सारे के सारे विद्यार्थी जो जिनके 40 से ऊपर अंक आए होंगे वो इस वाली सीरीज में आएंगे या इस जगह पर आएंगे, और उसकी आवृत्ति कितनी है, 7 है। इस प्रकार की श्रृंखला को 2 प्रकार से आप तैयार कर सकते हैं। एक तो होती है इंक्लूसिव और एक होती है एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब है समावेशी और दूसरी एक्सक्लूसिव का मतलब होता है अपवर्जी। तो अभी जो हमने उदाहरण देखा था वो उदाहरण था अपवर्जी का। अपवर्जी का मतलब है कि 0 से 10, तो आपने देखा ये 10 यहाँ पर भी है और 10 ही यहाँ पर भी है। तो अगर किसी के 10 अंक आए हैं तो वो कहाँ लेंगे, इसको हम यहाँ लेंगे कि यहाँ लेंगे, आप सोच में पड़ गए होंगे। तो इसका सीधा सीधा उदाहरण है कि जो 10 है वो अगले वाले उसमें लिया जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ केवल 0 से 9 तक लेंगे या 9.9 तक लेंगे, 10 को इसमें शामिल नहीं करेंगे, 10 को यहाँ पे शामिल करेंगे। ठीक है, यहाँ ऐसे ही जो 20 है इसको अगले वाले में शामिल करेंगे। ठीक है ना, इसमें शामिल नहीं करेंगे। आप ये समझ पाओगे। ठीक है ना, तो इसको बोलेंगे अपवर्जी, जिसमें कि 10 2 बार आ रहा है, 20 2 बार आ रहा है। ठीक है ना, तो ये जो अंक है लास्ट वाला, ये अगले का प्रारंभ वाला हो जाता है। ठीक है ना, तो ये लेकिन काउंट किस में होगा, अगले वाले में काउंट होगा। ठीक है, तो जो उपयुक्त उदाहरण है वो अपवर्जी श्रृंखला का था, जो हमने भी देखा। समावेशी श्रृंखला में समूह की ऊपरी सीमा की आवृत्ति को उसी समूह में शामिल किया जाता है। ठीक है ना, जो समावेशी की जो उदाहरण है वो मैं भी आगे दिखाऊंगा आपको। अभी आपने केवल अपवर्जी का उदाहरण देखा है, एक्सक्लूसिव का उदाहरण देखा है, इंक्लूसिव का उदाहरण नहीं देखा है। जबकि अपवर्जी श्रृंखला में उसे आगे के समूह में शामिल कर दिया जाता है। जैसे कि 10 की जो मैंने अभी बात करी, 10 को हम क्या कर रहे थे, आगे वाले समूह में शामिल कर रहे थे और उसको वहीं गिन रहे थे। ठीक है ना, अगले वाले समूह में। अगला है सारणीयन या टैबुलेशन। तो आंकड़ों का संकलन और वर्गीकरण आपने जब कर लिया दोनों चीजें, तो उसके पश्चात आप उन्हें एक सारणी में पंक्तियों और स्तंभों मतलब रो और कॉलम्स में रखेंगे। उसमें रखना हमेशा लाभदायक होता है। तो एक सांख्यिकी सारणी सरल हो सकती है अथवा जटिल हो सकती है, 2 टाइप की हो सकती हैं। आपको केवल और केवल सरल सारणी पढ़नी है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसमें कितने चर शामिल हैं, कितने वेरिएबल्स को लेकर आप एक टेबल बना रहे हो, उसके हिसाब से वो सरल और जटिल होती है। तो ये एक सारणी का उदाहरण है। इसमें इधर स्तंभ के शीर्षक लिखे जाते हैं, स्तंभ मतलब कॉलम, और यहाँ लिखे जाते हैं उपशीर्षक, जिनका की मतलब होता है रो के। जो इसको बोलते हैं पंक्तियां और इनको बोलते हैं स्तंभ, जो नीचे को दिखा रखे हैं। ठीक है, तो ये पंक्ति के जो शीर्षक हैं वो उपशीर्षक होते हैं, और जो स्तंभों के शीर्षक होते हैं उसको स्तंभ शीर्षक बोलते हैं। ठीक है ना, और नीचे आप चाहें तो इस टेबल के बारे में कोई टिप्पणी भी लिखी जाती है, और सबसे ऊपर आप चाहें तो यहाँ पर इस टेबल का शीर्षक लिखा जाता है कि किस चीज के लिए ये टेबल या किस चीज को ये टेबल दिखाती है या सारणी दिखाती है। ठीक है,
तो जैसे एक उदाहरण है, ये दिखाया गया है कि ये तो पंक्तियां हैं, पंक्तियों में वाणिज्य, विज्ञान और प्रबंधन मैनेजमेंट ये 3 विभाग दिखाए गए हैं। इन विभागों को जो सामने कॉलम है उसके हेडिंग दे रखी है, जैसे विद्यार्थियों की संख्या, तो पुरुष और स्त्रियों में इसको बांट रखा है। तो पुरुषों की संख्या ये दे रखी है, जैसे मैं आपको बताऊं कि मैनेजमेंट जो पढ़ रहे हैं ऐसी कितनी स्त्रियां हैं, तो 400 स्त्रियां मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही हैं, ठीक है ना, प्रबंधन की पढ़ाई कर रही हैं, जो कि पुरुषों से कहीं अधिक है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार से आप कई सारी चीजें इस सारणी को देखकर समझ सकते हैं। तो आंकड़ों को सरल बनाता है, जो प्रस्तुतिकरण होता है वो आंकड़ों को सरल बनाता है, आप आसानी से चीजों को समझ पाते हैं। अब है चित्रों और रेखा चित्रों द्वारा आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। तो चित्रों और रेखा चित्रों के माध्यम से हमने पहले भी, जब मैंने आपको बताया था मांग का नियम बताया था, या फिर आपूर्ति का नियम बताया था, या फिर मैंने बताया था कि किस प्रकार से जो मात्रा और जो कीमत है उसका निर्धारण होता है बाजार में, तो वो सारी की सारी हमने उस समय चित्रों के माध्यम से समझा था। वो हमने आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण चित्रों की सहायता से किया था। तो जब दो चरों से संबंधित आंकड़े एक साधारण ग्राफ से दिखाए जा सकते हैं, ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम जो चित्र है और रेखा चित्र है उनके द्वारा आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण करते हैं। यह आमतौर पर एक रेखा या वक्र के रूप में होता है, ठीक है ना। समय श्रृंखला या आवर्ती वितरण से संबंधित आंकड़ों को एक ग्राफ में आसानी से प्रस्तुत किया जा सकता है। चित्र के रूप में प्रस्तुतिकरण से क्या होता है, उसका मतलब है रेखा गणितीय रूपांतरण। जो आंकड़े हैं उनका रेखा गणितीय रूपांतरण कहलाता है, ठीक है ना। तो चित्र तथ्यों को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि उन्हें आप आसानी से देखकर जो बहुत मुश्किल आंकड़े हैं उनको भी आराम से समझ सकते हैं। तो अब इसमें आपकी जो कोर्स है उसमें केवल एक बीमा चित्र यानी कि 1 डायमेंशनल डायग्राम की बात होती है। इसको आप बार डायग्राम भी बोलते हैं, या उसको दंड चित्र भी आप कहते हैं। दंड मतलब लाठी, ठीक है ना, डंडा, तो उसको दंड चित्र कहा जाता है, जिनका व्यवहार में अधिकतर प्रयोग किया जाता है। सरल दंड चित्र क्या है, इन्हें प्रस्तुत करना सरल है, किंतु इनसे केवल एक प्रकार के चरों को प्रस्तुत किया जा सकता है। इससे केवल एक प्रकार के वेरिएबल्स को आप दिखा सकते हैं। सरल दंड को क्षैतिज आधार पर या ऊर्ध्वाधर आधार पर बनाया जा सकता है, किंतु क्षैतिज आधार पर ऊर्ध्वाधर दंड का व्यवहार में अधिक प्रयोग किया जाता है। दंड एक समान मोटाई की होनी चाहिए और वे समान दूरी पर होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे ये एक दंड चित्र दिखा रखा है, यहाँ वर्ष दिखा रखा है, तो इसमें आप दो एक्सिस लेते हैं, एक ये होता है वाई एक्सिस, ये वाई एक्स बोलते हैं, ये होता है एक्स अक्ष, ठीक है। तो एक्स अक्ष पर दिखाया है वर्ष और वाई अक्ष पर दिखाया है जन्म दर। तो वर्ष 1931 से लेके 1981 से 1990 तक दी जाता है, तो 1931-40 से लेके 1981-90 तक की बात कर रहा है। मतलब वर्ष 1931 से लेके 1940 के मध्य जो जन्म दर थी वो 45 थी। तो ये आप इस सारणी से भी देख सकते हैं और इस बीमा चित्र से भी देख सकते हैं। जो डंडे हैं, जो ये कलरफुल डंडे आप देख रहे हैं, इनको बीमा बोलते हैं, ठीक है। तो इनको ये एक बीमा चित्र है, इसको बोलते हैं, डंडों को दंड बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, दंड ग्राफ है, ठीक है। ये क्या है, दंड चित्र है, बार डायग्राम है। तो इसी प्रकार से आंकड़े ग्राफ द्वारा भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अर्थशास्त्र और सांख्यिकी में मूल्य, समय, संबंध, आवृत्ति आदि में हो सकते हैं। समय श्रृंखला ग्राफ में एक्स अक्ष पर समय और वाई अक्ष पर चर प्रस्तुत किए जाते हैं। जो समय श्रृंखला ग्राफ होता है, टाइम सीरीज का जो ग्राफ है, जो डायग्राम है, उस पर एक्स अक्ष में समय दिखाएंगे और वाई अक्ष पर चर दिखाएंगे। जैसे पीछे आपने देखा था, उसमें समय दिखा रखा था ना एक्स अक्ष पर, ठीक है ना। ये एक्स अक्ष पर समय दिखा रखा है और वाई अक्ष पर जो दूसरा चर है वो दिखाया गया है, ठीक है। तो जैसे ये एक एग्जाम्पल है, हमने जैसे जो पढ़ा था मांग का नियम, आपूर्ति का नियम, वो सब के सब इसी प्रकार से हमने बनाए थे। जैसे वर्ष 2007 की बात करें, तो वर्ष 2007 मतलब वर्ष की बात हो रही है, समय की बात हो रही है, तो समय कहाँ दिखाया जाएगा, एक्स अक्ष पे दिखाया जाएगा, और जो दूसरा चर है वो वाई अक्ष पर दिखाया जाएगा। तो 2007 में विद्यार्थियों की संख्या है कितनी, 1000। तो 2007 में विद्यार्थियों की संख्या 1000, यहाँ एक डॉट लगा दिया। ऐसी 2008 में कितनी है, 2500, तो वहाँ पे एक डॉट लगा दिया। 2009 में कितनी है, वहाँ एक डॉट लगा दिया, वहाँ वो करीब 3800 करीब है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप डॉट लगाते जाएंगे, इन सबको मिला देंगे, ये आपको एक ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। आपको कुछ अगर मोटा समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन पे जाके। और आपसे फिर अंत में एक बार अनुरोध है कि आप हमारे इस चैनल को, हमारे इस वीडियो को अपने परिचितों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो कि
किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हो। तो धन्यवाद।